तो अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इनके सी में ही बदलाव होगा बस, यानी C1 C2 यही अलग अलग होगा, बाकी यहाँ तक ये सेम रहेगा। ठीक है, जब आप P के x निर्देशांक की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, इधर का उधर, इधर का उधर का मतलब जो ये उधर वाला है इसको इधर ले आओ, इधर वाले को उधर ले जाओ। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई ये जो स्ट्रेट लाइंस है यानी सरल रेखाएं हैं ये चैप्टर शुरू किया जाए, तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ ये चैप्टर। इस लेक्चर को आप इसका वन शॉट लेक्चर भी समझ सकते हो, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपकी नई वाली एनसीईआरटी में वो सभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, एनसीईआरटी के सभी उदाहरण इस चैप्टर के। ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर एक तरह से बिल्कुल पक्का हो जाए आज के इसी लेक्चर से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप वन शॉट लेक्चर भी समझ सकते हो और इसको आप एक परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन लेक्चर भी समझ सकते हो। देखो, इस चैप्टर में क्या है कि जो भी चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं और इसकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने कक्षा 10 में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं इनको पढ़ाना शुरू करूँ, मैं एक और बात बता दूँ आपको, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि नए लेक्चर का टाइमिंग क्या रहता है इस चैनल पे। तो आपको याद रखना है, एवरी TTS शाम को 9 बजे आपको नया लेक्चर मिल जाया करेगा। TTS मतलब क्या, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, साथ ही साथ PDF के बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे जाओ, हिंदी मीडियम आर्मी सर्च करो, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। जो भी लेक्चर होगा उसके PDF वहाँ पे मैं, ठीक है ना, कुछ देर बाद अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन्स को। देखो, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो है दूरी सूत्र, जो कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या बताता है हमें कि अगर मान लो आपके पास एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और PQ को आप ज्वाइन करो तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक रेखाखंड, है ना, मतलब इनसे मिलके क्या बनेगा, एक रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड की लंबाई आप निकाल सकते हो PQ से, या फिर आप यूं कह लो P और Q के बीच की मिनिमम दूरी मतलब इनके बीच का विस्थापन, है ना, सीधी सीधी दूरी, ये आप निकाल सकते हो इस सूत्र से। अब ये 3D में भी होता है, 2D में भी होता है, अभी हम 2D में पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपके पास P और Q हो, जहाँ पे P के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हों, यानी कि निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2, तो यहाँ से PQ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, P और Q के बीच की मिनिमम दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर PQ बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको x में से x वाली चीज़ घटानी है, y में से y कोऑर्डिनेट घटाना है, किसी में से कुछ भी घटा दो। मतलब आप x2 में से x1 घटाओ उसका स्क्वायर करो, या फिर x1 में से x2 घटाओ उसका स्क्वायर करो, सेम ही चीज़ आती है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, प्लस माइनस का फर्क आएगा भाई। x2 माइनस x1 जो आएगा और x1 माइनस x2 जो आएगा उसमें प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, तो स्क्वायर करोगे तो चीज़, ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद तो नेगेटिव तो रहेगा नहीं। तो इसीलिए आप कुछ भी, अगर आपको याद नहीं आ रहा पेपर में पहले क्या था, कोई दिक्कत नहीं है, x2 में से x1 घटा दो या x1 में से x2 घटा दो, स्क्वायर करने के बाद सब ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो ये फॉर्मूला आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, एक बार हल्का हल्का ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मेन जो क्लास 11th वाली चीज़ है वो स्लोप यानी ढलान से चालू होगी, ढाल से। ठीक है, ये चीज़ें आपने कक्षा 10 में पढ़ रखी थी, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर ये जो सूत्र है ना, जिसे हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, इसका सिर्फ एक हिस्सा आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, जहाँ पे आपने आंतरिक विभाजन पढ़ा था। इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी कि बाह्य विभाजन, ये भी आपको कक्षा 11 में पढ़ना है। ठीक है, देखो, विभाजन सूत्र, ठीक है, में आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन का क्या मतलब है पहले ये समझ लो, फिर ये सूत्र आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, आंतरिक विभाजन का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर आपके पास AB कोई रेखाखंड है, AB कोई रेखाखंड है और इसको कोई तीसरा बिंदु P, यानी कि एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया, है ना, इनको मिलाने से AB बना, इसको कोई तीसरा बिंदु P बीच से कहीं से काट देता है, मतलब कि P जो है ना वो A और B के बीच में ही कहीं ना कहीं है, मतलब AB के ऊपर ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे आंतरिक विभाजन। लेकिन क्या हो कि जो आपका रेखाखंड AB है उसको यहाँ बीच से कहीं काटे ही नहीं कोई बिंदु, बल्कि वो बिंदु तो कहीं और हो, कहीं दूर हो, मतलब AB रेखाखंड आपका यहीं पे है, जो बिंदु P है वो बाहर चला गया, यानी कि इस रेखाखंड पे नहीं आ रहा बल्कि इसी सीध में कहीं ना कहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। समझ में आ गया आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकती है जब ये पहली बार पढ़ रहे हो कि चलो यहाँ तो समझ में आता है कि यहाँ पे इसने यहाँ से काटा तो मतलब विभाजित किया, बट ये तो काट ही नहीं रहा है तो विभाजित कैसे कर रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा देखते रहो। देखो, पहले इसको समझो अच्छे से, जब मैं इसको समझा दूंगा तो उसको समझाना ज़्यादा आसान रहेगा। देखो, आंतरिक विभाजन में, ठीक है, ये जो सूत्र है विभाजन सूत्र, ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है जो इस रेखाखंड के एंड पॉइंट थे इनके निर्देशांक
और जो ये बिंदु P है इसका निर्देशांक, और जिस अनुपात में विभाजित किया है इनके बीच में एक रिलेशन, एक रिश्ता। ठीक है, जैसे जैसे समझो कि मान लो, ठीक है, मान लो जो ये रेखाखंड AB है इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ जहाँ पे बिंदु P है, और यहाँ तक की लंबाई जस्ट इमेजिन, ठीक है, यहाँ तक की लंबाई मान लो m1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि A से P की दूरी m1 सेंटीमीटर है और B से P की दूरी मान लो m2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे AP यानी कि इस रेखाखंड की लंबाई AP और BP इस रेखाखंड की लंबाई का अनुपात, तो वही अनुपात m1:m2 दिया गया है। मतलब जो m1:m2 है ना, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ये AP की लंबाई और BP की लंबाई का अनुपात है। AP की लंबाई और BP की लंबाई का अनुपात होता है m1:m2। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। ऐसे ही सर यहाँ भी, अब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर वो बिंदु कहीं बाहर भी है तो यहाँ पे बस हम ये देखना चाहते हैं कि वो बिंदु A से कितनी दूरी पे है। मान लो वो A से कितनी दूरी पे है, AP दूरी पे है ना, कितनी दूरी पे है, AP दूरी पे है। और फिर इसका अनुपात निकालेंगे हम, इसका अनुपात निकालेंगे हम कि ये बिंदु जो P है ये B से कितनी दूरी पे है, BP दूरी पे है। ठीक है ना, BP दूरी पे है, और यही अनुपात m1:m2 है। अब समझ में आ गया कि बाह्य में क्या मतलब होता है। मतलब ये बंदा P से कितनी दूरी पे है और B P से कितनी दूरी पे है, उसका अनुपात है वो। और ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पे P अंदर है, यहाँ पे P बाहर चला गया, इसलिए बाह्य अनुपात बोल रहे हैं, मतलब बाह्य विभाजन सूत्र बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये फॉर्मूले याद करने बहुत आसान है। ये फॉर्मूले याद करने आसान इसलिए सर क्योंकि इसमें आपको इधर का उधर करना होता है। इधर के उधर का मतलब क्या है, देखो पहली बात तो जैसे आपको मान लो ये पता हो, आपको ये पता हो, आपको P के निर्देशांक निकालने हो। ठीक है, तो पहले P के x निर्देशांक की अगर मैं बात करूं, है ना, जब भी आप P के x निर्देशांक की बात कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए जो भी y है ना इस कहानी में, अभी आप उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, जब आप P के x निर्देशांक की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, इधर का उधर। इधर का उधर का मतलब जो ये उधर वाला है इसको इधर ले आओ, इधर वाले को उधर ले जाओ। मतलब क्या, m2x1, तो यहाँ पे देखोगे m2x1 लिखा हुआ है, प्लस m1x2, तो यहाँ पे देखोगे m1x2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई m1m2 को जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आ गया इधर का उधर का क्या मतलब था। ठीक है, ऐसे ही जब आप y की बात करोगे, यानी जो P है इसका y निर्देशांक अगर आप निकालना चाहो, आपको ये दोनों निर्देशांक मान लो पता हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर से इधर का उधर करोगे। लेकिन अब हम y की बात कर रहे हैं तो कहानी में जितने भी x हैं सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर देखो m2y1 प्लस m1y2, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मैंने क्या कहा, जब हम y की बात कर रहे हैं तो x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उधर का इधर कर दो, इधर का उधर कर दो। x को भूल जाना वैसे ज़्यादा जरूरी भी रहता है ताकि आप लाइफ अच्छे से जी पाओ, x को याद रख के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, खैर ये वो x नहीं है बट फिर भी ठीक, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, x और y आपको पता लग गया, मतलब इसके निर्देशांक आपको पता लग जाएंगे। लेकिन सोचो एक और चीज़, क्या हो अगर जो P है वो बिल्कुल मध्य में हो, यानी A और B के बिल्कुल बीचों बीच हो, मध्य में हो। जब ये बिल्कुल मध्य में होगा तो जितना टुकड़ा ये वाला लंबा होगा उतना ही लंबाई इसकी आएगी, यानी कि तब m1 और m2 बराबर हो जाएंगे तो काट के आएगा 1/1। m1 m2 अगर बराबर हो तो 1:1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर दें, m1 की जगह m2 की जगह भी 1 पुट कर दें, कहने का मतलब है जब P AB का मध्य बिंदु होगा तो m1 m2 की वैल्यू 1:1, मतलब m1 अनुपात m2 की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तो पुट करने पे x की सिंपल सी ये वैल्यू आएगी, y की सिंपल सी ये वैल्यू आएगा। आपको सिंपल ऐसे याद रख लेना, है ना, इतना तामझाम मत पालो दिमाग में कि अगर ये मध्य बिंदु होगा साहब, अगर यदि P AB का मध्य बिंदु है तो आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि अगर आप x निकाल रहे हो ना बीच वाला, तो किनारे किनारे वाले x जोड़ दो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर दो, जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, इसी तरह से y में अगर y निकाल रहे हो और P AB का मध्य बिंदु है तो किनारे किनारे वाले y जोड़ दो, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दो। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर किया है सर, जैसे यहाँ पे किया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। इन दोनों फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, बस अंतर क्या आएगा, जहाँ पर ये प्लस हैं वहाँ पर ये माइनस हो जाएगा बस। यानी कि अगर बाह्य विभाजन हो रहा है तो माइनस आता है, आंतरिक विभाजन हो रहा है तो प्लस आता है। अब ये मत पूछ लेना कोई भी आप में से कि भैया यहाँ पे ये बताओ, ठीक है, अब कोई भी ये नहीं पूछेगा यहाँ पे कि यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला तो लिखवाया है, वहाँ क्यों नहीं लिखवा रहे। अरे वहाँ इसलिए नहीं लिखवा रहे सर क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब होता है रेखाखंड के बीचों बीच कहीं होना चाहिए, है ना, जबकि ये बाह्य डिवीजन है यार।
ठीक है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु बनेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, इसीलिए मध्य बिंदु इसमें ही बनता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ से आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं आगे, और एक और चीज़ पढ़ी थी आपने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज के, ठीक है, तीनों शीर्षों के हमें, ठीक है, निर्देशांक पता हो, एक का x1 y1 है, दूसरे का x2 y2, तीसरे का x3 y3, तो इसका जो फॉर्मूला है ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखने का ट्रिक भी इसका बड़ा आसान है। देखो ये फॉर्मूला है ना, मान लो आप भूल गए, ठीक है, मान लो आप भूल गए और आपको, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा पेपर में, देखो इसको याद ऐसे करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो देखो इतना तो सबको याद हो जाएगा ना कि 1/2 लगाना था, यहाँ पे मोड लगाना था, इतना सबको याद हो जाएगा। अंदर वाली चीज़ में खिचड़ी पक जाती है दिमाग में, तो इसके लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पे x1 फिर ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दो, फिर यहाँ लिखो x2 फिर ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दो, फिर ऐसे लिखो x3 यहाँ पे ब्रैकेट बना के छोड़ दो सर, ठीक है। इतना भी सबको याद होता है कि यहाँ पे y तो था, तो हर जगह y माइनस वाई लिख दो सर, तीनों ब्रैकेट में y माइनस वाई लिख दो, y माइनस वाई लिख दो, ठीक है। अब देखो आपको गिनती आती है ना, बस यहाँ पे 3 तक की ज़रूरत है ना, 3 तक की ज़रूरत है। 3 तक की ज़रूरत मतलब क्या, देखो x 1 यहाँ से शुरू हुआ, फिर 2 आया, फिर 3 आया। x अगर 1 यहाँ से शुरू कर रहा है तो y समझ लो अभी थोड़ी देर के लिए उसका दुश्मन है, तो y कहेगा यार तूने 1 वहाँ से शुरू किया ना, मैं नहीं कर रहा वहाँ से शुरू, मैं यहाँ से करूँगा। y 1 यहाँ से शुरू करेगा, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो यानी कि 1 2 है ना, फिर एंड से घूम के यहाँ पे आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3, फिर 3 पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से चला था वहाँ वापस आ जाएगा 3 से 1, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो तैयार हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, अगर आप भूलते हैं बार बार तो। चलिए अब शुरू करते हैं कक्षा 11 में जो आपको पढ़ना है। इससे पहले वाली चीज़ आपने कक्षा 10 तक पढ़ी हुई थी। अब यहाँ से मेन चीज़ है, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है रेखा की ढाल यानी स्लोप ऑफ ए लाइन। रेखा की ढाल जैसे नाम से पता लग रहा है मतलब ढलान कैसी है, लेकिन यहाँ पे ढाल जो है ये मैथमेटिकली यूज हुआ है, गणित में यूज हो रहा है, तो इसमें जो आम भाषा में आप ढाल बोलते हो उससे थोड़ा सा तो अलग होगा इसका मतलब, लेकिन है ना, लिया या वहीं से गया है ढाल, ठीक है। तो मैथ्स में ढाल का क्या मतलब है इसको समझाता हूँ, पहले ध्यान से देखना, फिर मैं आम बोलचाल की भाषा में इसको हम फील कैसे करेंगे उसको भी बता दूंगा। पहले एक बार जो, ठीक है ना, आपको पढ़ना है वो समझो। यहाँ पे ध्यान देना, यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है, इस वर्ड को ध्यान रखना, अब इसको डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है। यदि थीटा किसी रेखा एल का झुकाव है तो, है ना, तो टेन थीटा को रेखा एल की ढाल कहते हैं। ढाल यानी स्लोप, ठीक है, ढाल यानी इंग्लिश में इसको स्लोप बोलेंगे। मैं कई बार स्लोप वर्ड यूज करूंगा, आप समझ जाना कि मैं ढाल बोलना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो ज़्यादातर वर्ड्स जो है ना इंग्लिश वाले रट गए दिमाग में, तो कई बार है ना चाहते हुए अनजाने में ढाल की जगह स्लोप निकल जाएगा मेरे मुँह से, तो आप समझ जाना कि भैया मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, स्लोप बोलना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, थीटा किसी रेखा एल का झुकाव हो तो टेन थीटा को स्लोप बोलेंगे, यानी कि ढाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। लेकिन सर थीटा पहचानने में गड़बड़ी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे, फिर यहाँ पे एंगल, कौन सा एंगल लोगे, ठीक है, कैसे भी दे देंगे यार ये लाइन, ठीक है। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि चलो ये वाला थीटा है, इसीलिए पहले थीटा को ही झुकाव बोला जा रहा है। यहाँ पे थीटा को क्या बोला गया, झुकाव, कितने डिग्री पे झुका हुआ है ना। पहले झुकाव समझ लो, जो ये थीटा या झुकाव आपको नापना है वो कैसे नापना है, जिस भी लाइन का झुकाव आप नापना चाहते हो, इसको जरा ध्यान सुनना, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, पक्का होगी, ठीक है। जिस भी लाइन का आप झुकाव नापना चाहते हो यानी थीटा आप नापना चाहते हो, उस थीटा को नापने का तरीका क्या होगा, आप देखोगे उसने एक्स को कहाँ पे काटा, जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटा है उसके राइट साइड से आप नापना चालू करोगे एंगल, उसके राइट साइड से, मतलब इस तरफ से, उसके, इसको हम बोलते हैं धनात्मक दिशा, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा। इस तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके ऋणात्मक मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे ऋणात्मक हो गया एक्स, नहीं, पर आगे जाके कहीं ना कहीं ऋणात्मक मिलेगा। तो इसको आप ऐसे याद रखो, राइट हैंड की तरफ से जो भी हम बोलते हैं, जहाँ पर भी हम हैं उसके राइट हैंड साइड की तरफ हम बोलेंगे धनात्मक एक्स है, मतलब धनात्मक एक्स की दिशा है, ठीक है। और लेफ्ट में हम बोलेंगे जो दिशा है वो ऋणात्मक होगी। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई आप तुम ये बोलोगे यहाँ पर भी तो एक्स पॉजिटिव है, जीरो के इधर तो पॉजिटिव रहता है, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है, यानी कि इसके इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। हाँ,
एक्स का ये चीज़ पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, इधर या उधर की बात करें, लेकिन मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट की नहीं। मतलब एक्स की इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, अगर मैं इधर वाली दिशा देखूंगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव मिलेगा। मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको एंगल नापना है सर थीटा स्लोप के लिए, तो आप क्या देखोगे, जहाँ भी आपने काटा उसके धनात्मक वाला एक्स, यानी कि आप ऐसे याद कर लो आम बोलचाल की भाषा में, उसके राइट हैंड साइड की तरफ देखना है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, आप एंगल कैसे नापोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आप इसको नापोगे एंटी क्लॉकवाइज। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज समझते हो ना, मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के उल्टा। जैसे अगर आपके सामने यहाँ घड़ी की सुई होती है, ये वाली सुई, तो ये घड़ी की सुई यहाँ पे आने के बाद टिक 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 कर इधर नीचे जाती ना, मैंने इसका उल्टा बढ़ा दिया, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टी दिशा में नापना है आपको, जिधर घड़ी घूमती है उसके। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है ना सर, अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, तो आप जो क्वेश्चन है ना, कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना हम एक्सरसाइज में, तब आपको इस चीज़ का महत्व समझ में आएगा। इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, है ना। नहीं, आप तो यही लग रहा होगा यार वो थीटा ये तो है, ऐसे ले लो, है ना। बट वो कहानी में उलझा के देंगे। कहानी में ये वाला थीटा फॉर्मूला में यूज होगा, वो दे देंगे ऐसे, ये वाला थीटा दे देंगे, ये वाला थीटा दे देंगे, ये वाला थीटा दे देंगे, और वैसे फिगर बना के नहीं देंगे कि आप देख के पता लगा लोगे। वो लैंग्वेज लिखेंगे कोई कि वाई एक्सिस से इस डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे नापा गया है, तो फिर आप कन्फ्यूज आओगे। इसलिए अभी मेरी बात को मानो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट है वाकई में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको थीटा नापना आ गया, मतलब जहाँ पर भी लाइन ऐसे एक्स को काटेगी उसके राइट साइड की तरफ देखोगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐसे घुमाओगे लाइन तक, जो एंगल बनेगा वही थीटा है। और अगर आपको थीटा पता लग गया, थीटा का मतलब यहाँ बोला है झुकाव, यानी थीटा या झुकाव पता लग गया, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप यानी कि ढाल। तो यहाँ पे दो वर्ड मेन थे, एक था झुकाव जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, और एक था ढाल यानी कि टेन थीटा, ठीक है। थीटा की बात करेंगे फिर से, ये क्या है, झुकाव, ठीक है। टेन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या है, ढाल यानी स्लोप। क्लियर हो गई बात? ठीक है। आप देखो, अगर आप ढलान को थोड़ा विजुलाइज करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे मान लो, ठीक है ना, इसकी ढलान की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ रखता हूँ तो ये तेज़ी से लुढ़कती हुई नीचे आ जाएगी या फिसलती हुई नीचे आ जाएगी, जैसा भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये लाइन कुछ ऐसे बनी होती तो इसकी ढलान थोड़ी कम होती, ऐसे बनी होती थोड़ा और कम होती, अब ऐसे बनी होती तो बिल्कुल ही ढलान नहीं होती, अपने आप लुढ़कता ही नहीं, है ना। इसका मतलब कि जो एक्स एक्सिस का ढलान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ढलान यानी कि जो ढाल है, स्लोप एक्स एक्सिस का, वो 0 होता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, ठीक है, कि इसको टेन थीटा से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया। अगर आप ये जानना चाहते हो कि भाई ढाल या स्लोप को टेन थीटा से क्यों रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करो। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे जो ये ढलान है ना, वो डिपेंड किस पे करती है कि भाई ये देखो, जैसे मान लो आपने देखा कि ये वाला बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ूं तो ढाल ऐसे बन रहा है। तो ये ढाल पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे x कितना गए और y कितना गए, इनका अनुपात क्या है, ठीक है। मतलब y और x का अनुपात क्या है, ध्यान से देखना। मान लो अगर आपने x 2 सेंटीमीटर चला और y 3 सेंटीमीटर चला था, तो y डिवाइड बाई x कितना है, मान लो 3/2। लेकिन सोचो अगर मैं x को इतना फिक्स रखूँ और ये y बढ़ा दूँ, y 3 से क्या कर दूँ, 4 कर दूँ सर, तो आप देखोगे अपने आप ही आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये तेज हो गया ढाल, ये ढलान बढ़ गई, है ना। अब यानी कि 4/2 कर दो सर, 4/2 देखो एक बड़ा नंबर आ रहा है, 3/2 से, 3/2 1.5 है, जबकि वो 2 हो गया, नंबर बढ़ रहा है, ढलान बढ़ रही है। इसका मतलब अगर मैं y को ऊपर रख रहा हूँ, x को नीचे रख रहा हूँ, तो ही ऐसा मुझे मिल रहा है कि नंबर बढ़ रहा है, मतलब फ्रैक्शन बड़ी हो रही है अगर y बढ़ रहा है तो। x को भी हम थोड़ी के लिए फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको 6 कर दूँ और ये 2 ही रहे, तो ढाल कितना हो गया, 6/2, है ना। लेकिन अगर मैं उल्टा करता, x को ऊपर रखता, y को नीचे रखता, x को ऊपर रखता, y को नीचे रखता, तो फ्रैक्शन छोटी हो जाती, 2/6 छोटी, जबकि ढाल तो बढ़ गया। यानी कि हम वैसे नहीं कर सकते हैं, मुझे करना क्या पड़ेगा, y को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है, तभी जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ेगी ढाल भी बढ़ रहा है। चाहे आप करके देख लो, ठीक है। सोचो क्या हो कि अगर मैं 6 ही रखूँ, y 6 ही रखूँ, लेकिन ये बढ़ा दूँ, 3 कर दूँ, है ना, y 6 रखा तो 6/3 अब आ गया, यानी ढाल देखो फिर से कम हो गया, इसके मुकाबले तो वो कम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो ढाल आया ना, वो किसका रेशो लिया गया, y और x का रेशो लिया गया, है ना। यानी कि अगर मैं ढाल की बात करूँगा तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे y कितना चलना पड़ा और यहाँ पे x कितना चलना पड़ा, तो y/x जो होता है इस थीटा के लिए y क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, 10, यानी कि 10 थीटा। समझ में आ गया?
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है सर कि अगर मान लो है ना इस पर कोई बिंदु हो, इसको यहाँ से बनाओ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। x1 y1 ऊपर लेते हैं थोड़ा, और एक बिंदु क्या हो x2 y2, है ना। अगर दो बिंदु दिए गए हैं लाइन पे, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा y2 माइनस वाई डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यानी कि y में कितना चेंज हो रहा है y2 माइनस वाई और x में कितना चेंज हो रहा है x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये स्लोप निकलता है। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है यहाँ पर कि अगर देखो, अगर जो आपका ये थीटा है, ठीक है, अगर ये न्यून कोण बनता है तो इसका मतलब है कि जो आपका ढाल या स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर थीटा अधिक कोण है तो जो ढाल होगा यानी कि स्लोप होगा वो नेगेटिव आएगा। आप कहोगे यहाँ पे तो नेगेटिव दिख रहा है, अरे तो ये केस है यार, ये जनरल चीज़ है ना। अब लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो ये थीटा देखो 90 से बड़ा भी आ जाएगा ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है तो यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है सर, देखो इसमें अगर आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में जो मैंने बताया वो ना समझ में तो कोई बात नहीं, कम से कम जो लिखा है वो तो समझ में आना चाहिए कि m क्या होता है, टेन थीटा होता है। थीटा अगर न्यून कोण होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, अधिक कोण होगा तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो 0 होता है। वाई अक्ष का जो ढाल होता है वो अपरिभाषित होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 10 की जगह 90 रख दोगे थीटा की जगह, तो 10 90 अपरिभाषित होता है, इसलिए थीटा 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। खैर, अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास दो लाइन है, एक है लाइन 1, एक है लाइन 2। लाइन 1 का ढाल क्या है m1 और लाइन 2 का ढाल क्या है m2। अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर लाइन दोनों जो है वो आपस में समांतर हैं, यानी कि L1 L2 पैरेलल लाइन से, तो इनका स्लोप बराबर होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब ये समांतर है तो स्लोप बराबर है तो ये समांतर ही होगी, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी कि लंबवत हैं आपस में, जहाँ पे काट रही 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, मतलब कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, लंब है एक दूसरे पे, तो M1 M2 यानी जो इनके स्लोप होंगे, जो इनके ढाल होंगे, उनका गुणनफल -1 आएगा। ये कंडीशन याद रखना। फिर से, दो रेखाएं समांतर है तो स्लोप बराबर होता है, दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उनके स्लोप यानी ढाल का गुणनफल -1 होता है। ये चीज़ आप याद रखना। क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उन रेखाओं का ढाल ज्ञात कीजिए जो ऑप्शन है यहाँ से और यहाँ से होकर जाती हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, ठीक है, एक रेखा है, ठीक है, पार्ट पहला वाला कर रहे हैं अभी हम, पार्ट ए। ठीक है, एक रेखा है जो कहाँ से होकर गुजरती है ये हमें बताया गया है। ठीक है, कहाँ से, 3 -2, ठीक है, 3, -2 और -1, 4 यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ढाल यानी कि m। तो ढाल क्या होता है सर, ढाल होता है अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि थीटा नहीं पता। यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया ना कि भाई टेन थीटा से भी आप ढाल निकाल सकते हो, या फिर ढाल आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जब आपको दो बिंदु पता है। तो अपना क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये ये वाला केस है। ठीक, तो यहाँ से देखो, यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है, इनमें से किसी एक को x1 y1 मान लो, जैसे इसको मैंने x1 y1 मान लिया, है ना, और दूसरे को x2 y2 मान लो। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू है -2, माइनस करना है y1 कितना है 4 डिवाइड बाई x2 कितना है 3, माइनस करना है x1 -1, माइनस वाला नंबर माइनस करें तो प्लस हो जाएगा। ऐसे याद रख लो, जिसको माइनस करना है उसका निशान बदल दो। x1 को माइनस करना है, -1 था तो +1 कर दो, है ना, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो -2 -4 कितना हो गया, -6, और ये कितना हो गया 4। इसको काटोगे तो 2 3 6, 2 2 4, ये आ गया। ठीक है, तो पार्ट ए क्लियर हो गया आपको अच्छे से। पार्ट ए जो है, ठीक है ना, ये वाला क्लियर हो गया, इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इसका पार्ट बी और सी है, ये आप कर सकते हो आप खुद से, है ना। बी भी ऐसा ही है, सी भी ऐसा ही है, ये आप कर सकते हो, है ना। डी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डी पार्ट में क्या बोला गया है, धन x से 60 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब पॉजिटिव वाले राइट साइड से कितना बनाया है 60 डिग्री। यही समझाया था मैंने किस तरफ से बनेगा कोण, याद करो जब धनात्मक दिशा ऋणात्मक दिशा बता रहा था, है ना। तो यानी कि ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो यानी कि जो ढाल होगा स्लोप
ठीक है, वो क्या होगा, tan थीटा होगा। और यहाँ पे थीटा की जगह अगर आप 60 रख दोगे तो tan 60 कितना होता है, बस आपको ये लिखना है, वर्गमूल 3। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे √3 आई है। और इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो m की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। PDF आपको मिल जाएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपको निकालना हो, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण मतलब थीटा और 180 - थीटा, दो कोण होते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेखा, ये एक रेखा, मैं इनका कलर चेंज करता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो, ठीक है, एक रेखा ये है आपके पास, ठीक है, जो ये वाइट वाली है जिसका कलर मैंने सफ़ेद कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बोला L1 और जो पीली वाली रेखा है इसको बोला L2। तो L1 L2 के बीच में आपको दो कोण नजर आएंगे हमेशा। कौन कौन से, देखो ये है L1, ठीक है, और ये L2। तो इनके बीच का कोण एक क्या नज़र आ रहा है, थीटा। लेकिन अगर मैं ये नीचे वाला कोण देखूं, ठीक है, तो ये भी देखो, ये कौन सी लाइन है, L2, और ये कौन सी लाइन है सर, L1। तो ये L2 L1 के बीच में ये कोण भी हुआ है ना, एक पीली वाली एक सफ़ेद वाली। देखो ना, आपको क्या देखना है यहाँ से, एक सफ़ेद एक पीली, यानी सफ़ेद वाली लाइन और पीली लाइन के बीच का कोण है। तो यार ये भी तो सफ़ेद वाली और पीली वाली के बीच का कोण है, दोनों ही कोण इन्हीं लाइंस के बीच के। अब आप कहोगे ऐसे तो इधर इधर भी होता है, अरे वही कोण है यार, है ना। अगर वो थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा यार, ठीक है। ये 180 - थीटा तो ये भी उतना ही होगा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। तो मतलब जो दो कोण है अलग अलग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थीटा और 180 - थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण हमेशा समपूरक होंगे। ये अगर थीटा है तो 180 में से घटा दोगे, ये निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे एक कोण पता लग जाए तो दूसरा निकल जाएगा, है ना। तो मैं फोकस करूंगा थीटा निकालने पे, थीटा निकल जाएगा यार, दूसरा वाला क्या होगा, 180 - थीटा। तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है सर यहाँ पे, कि अगर थीटा दो रेखाओं के बीच का कोण है तो tan थीटा बराबर होता है इतने के। जहाँ पे M1 M2 क्या है, लाइन 1 का ढाल है M1 और लाइन 2 का ढाल है M2। लाइन 1 का जो ढाल है, स्लोप है, वो है M1। लाइन 2 का जो ढाल है, स्लोप है, वो है M2। यहाँ पे रख दो, M2 - M1 / 1 + M1 M2 मोड ले लो बराबर tan थीटा। ये रिश्ता होता है। अब इनमें से देखो, अगर आपको M1 M2 पता है तो थीटा निकल जाएगा, थीटा पता है, M1 पता है तो M2 निकल जाएगा। मतलब M1 M2 और थीटा में से कोई दो चीज़ें पता है तो तीसरी चीज़ आप इस फॉर्मूले में से निकाल सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होती है। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है 1 + M1 M2, ये जीरो नहीं हो सकता। अब नोट करने वाली बात सर यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। जब आप कंफ्यूज होगे प्लस वाला क्या आ रहा है, माइनस वाला क्या आ रहा है, दो आंसर क्यों आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पे आप याद रखना कि M2 - M1 / 1 + M1 M2, यानी कि मोड हटा दो थोड़ा, देख ले जो अंदर की चीज़ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो कभी नेगेटिव तो नहीं देगा, है ना। तो यहाँ पर अंदर वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ, मोड के बिना। मोड के बिना अगर आप इसको देखो तो ये M2 - M1 / 1 + M1 M2 है, ये निशान के बिना, है ना, ये निशान नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बिना अगर आप चीज़ देख रहे हो तो सोचो, अगर ये चीज़ आपने कैलकुलेट करी और ये चीज़ आ गई पॉजिटिव, धनात्मक आ गई, कैसे आ गई सर, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव आ गई, तो आपको ये मान के चलना है कि अगर ये चीज़ अंदर वाली पॉजिटिव थी तो tan थीटा वहाँ पे पॉजिटिव ही रहा होगा, ठीक है। और थीटा उस केस में न्यून कोण होगा, उस केस में थीटा क्या होगा, न्यून कोण। लेकिन अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव आ गई यानी ऋणात्मक आ गई तो tan थीटा नेगेटिव यानी ऋणात्मक रहा होगा और थीटा इस केस में अधिक कोण रहा होगा। न्यून कोण अधिक कोण आप जानते हो यार, कक्षा 11 में हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे दो आंसर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यार, सॉल्यूशन 2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 हो, दो रेखाओं के बीच के कोण को अभी मैंने क्या बोला, थीटा मान लो, π/4, ठीक है। और एक रेखा की ढाल 1/2 है, किसी एक रेखा की ढाल को हम क्या बोल देंगे, M1। तो M1 कितना है साहब, 1/2 है। तो कह रहे हैं दूसरी रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला, दूसरी रेखा का ढाल मान लेते हैं M2 है, ठीक है। दूसरी रेखा का ढाल मैंने क्या मान लिया, M2 मान लिया सर। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या, कि अगर दो रेखाओं के बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर होगा, ठीक है, दूसरी रेखा का ढाल माइनस पहली रेखा का ढाल डिवाइड बाई
1 प्लस इनका गुणनफल m1 m2, है ना। ये कहाँ से लिखा मैंने, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखो ये रहा। क्लियर हो गई बात। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है सर, 1 प्लस m1 m2 जीरो नहीं होना चाहिए। खैर टेन थीटा, थीटा कितना है π/4, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 π/4, थीटा की जगह पे क्या मैं π/4 लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा, और क्या लिखूंगा यार, इज इक्वल टू, ठीक है, m2 माइनस m1। एक मिनट अलार्म बंद कर दो, फिर बात करते हैं, ठीक है। अब देखो m2 मुझे पता नहीं, m2 तो मुझे निकालना ही है सर, माइनस में m1 कितना है 1/2 है, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 कितना है 1/2, m2 कितना है मुझे क्या पता। समझ में आ रही चीज़ें यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या, ठीक है। चलिए अब, ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ी अच्छी सी जगह बना लूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने वाली है जगह की, ठीक। अब देखो 10 π/4 कितना होता है सर, 1 होता है, बराबर यहाँ पर 2 गुणा में m2 करोगे तो हो जाएगा 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, फिर नीचे वाले सॉल्व करो, 2 गुणा में 1 2 हो गया सर, प्लस, है ना, m2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आप थोड़े से बड़े हो गए हो सच में, तो ये वाला स्टेप 2 से 2 काट के दिखाने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे आप गायब कर सकते थे, सीधा अगला स्टेप आ जाता, यार स्टेप आप गायब भी कर सकते हो, इतना अंदाजा लग जाता है, उसके नीचे भी 2 आएगा, उसके नीचे भी 2 आएगा, ये स्टेप आप गायब कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। देखो पहले इधर वाला लिख रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे बचा होगा 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बचा होगा 2 प्लस m2, लेफ्ट साइड में क्या बचा होगा 1, मैं इसको उधर लिख रहा हूँ, और 1 प्लस माइनस 1 बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने मोड हटा दिया सर, जब आप मोड हटाते हो तो किसी एक तरफ आपको प्लस माइनस लगाना होता है, मैंने उस तरफ लगा दिया, ठीक है। अगर इक्वेशन है तो, इक्वेशन नहीं होती तो यहीं पे लगाते हो, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2 केस बनेंगे सर। पहला केस क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहला केस ये बन सकता है कि भाई 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 जो है ये +1 के बराबर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ये 2m2 माइनस 1 2 प्लस m2 माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग, ठीक है, ये 2 अलग अलग केस बन गए सर आपके पास। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये वाला केस सॉल्व करूँ तो यहाँ से कितना मिलेगा, देखो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ 1 से गुणा होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उधर जाएगी ऐसे, तो यानी कि 2 प्लस m2 ही हो जाएगा, m2 को माइनस में लाओगे यहाँ पे m2 बचेगा, और ये उधर ले जाओगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक सॉल्यूशन आ गया। ऐसे इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये -1 से गुणा होगा तो इन दोनों का निशान बदल जाएगा, यानी कि -2 माइनस m2 हो जाएगा, माइनस m2 इधर आएगा तो ये 2m2 में जुड़ के 3m2 दे देगा, और ये उधर जाएगा तो -1 बचेगा, तो यहाँ से m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/3, ठीक है सर। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, वैसे PDF तो यार आपको मिल ही जाएगी, है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात, फिर भी स्क्रीनशॉट इसको लेना हो ले लो। चलो अगला क्वेश्चन या फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले, ठीक है, नहीं क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि इस बिंदु और इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 रेखाएं हैं, ध्यान से देखना, एक रेखा ये है सर, ठीक है, एक रेखा ये है, ठीक है। ये जो रेखा है मान लो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम है, ये मत कहना x के पैरेलल बना दिया, ठीक है। -2,6, ठीक है, ये कितना है -2,6, और ये कितना है 4,8, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये रही, जिसको मैं बोल देता हूँ लाइन 1, ठीक है। एक दूसरी रेखा भी है सर, ठीक है, एक दूसरी रेखा भी है, मान लो ये वाली, ठीक है, ये दूसरी रेखा है सर। ये जो रेखा है ये किन 2 बिंदुओं को मिलाती है, 8,12 और x,24, है ना। ये किसको मिलाती है, 8,12 और x,24, ठीक है, ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाती है। मैं इसको बोल देता हूँ लाइन 2,
ठीक है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, मुझे यहाँ पे गिवन है या दिया गया है कि लाइन 1 जो है वो लंब है लाइन 2 पे। ठीक है, मान लेते हैं लाइन 1 का, है ना, इसका जो ढाल है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो वहाँ लिखने में बड़ा टाइम लगता है। इसका ढाल M1 है और इसका जो ढाल है सर वो M2 है ना। तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, माना इस और इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का ढाल इतना है, वो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से टीचर समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे पता है कि अगर दो रेखाएं ऐसे लंबवत हैं तो फिर अभी मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट, यानी कि जो उनके ढाल है उनका गुणनफल -1 होता है। समझ में आ गई बात। M1 किसका ढाल माना है मैंने, M1 ढाल माना है मैंने इस वाली लाइन का। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, देखो ढाल होता है y2 - y1, इसको y2 इसको y1 मानो, 8 - 6, तो यानी कि देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे M2 की वैल्यू लिख देंगे और बराबर है -1। ठीक है, तो 8 - 6 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी 4 + 2 हो जाएगा, यानी जिसको घटाना था उसका निशान बदल दोगे, है ना। इस 2 को -2 घटाना था, इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका ढाल कितना हो जाएगा, है ना, तो ये x1 y1 या x2 y2 मानो, तो 24 - 12, है ना, y को घटाओगे ना पहले, 24 - 12 y2 - y1 x2 - x1 यानी कि x - 8 इतनी बात समझ आ गई। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, गुणा 24 में से 12 गया, 12 बचा, नीचे है x - 8 और बराबर है -1, है ना। 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 गुणा में 2 करोगे, ठीक है, 2 गुणा में 2 करोगे 4 हो जाएगा, नीचे 1 गुणा में x - 8 यही रहेगा, बराबर है -1। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4 = x गुणा में -1 -x हो गया, -8 गुणा में 1 प्लस का 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है, घिचपिच हो रही है, तो मैं इसको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ सर। ठीक है, आप समझ जाना कि इस स्टेप के बाद आपको इस तरफ देखना है। ठीक है, तो यहाँ से -x को यहाँ पे लाओगे, 4 माइनस में जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बच जाएगा, ये हो गया x का मान। ठीक है, क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक, क्लियर हो गई ना बात यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उदाहरण संख्या 3 थी। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं आगे। ठीक है, ये है रेखा के समीकरण के अलग अलग रूप, यानी विविध रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फॉर्म पढ़नी है वो है क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। देखो क्षैतिज रेखा समझो, एक्स एक्सिस के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखाएं, और वाई अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं। समझ में आ गई बात यहाँ तक। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्षैतिज वाली हैं, और जो ऐसे, ठीक है ना, वाई के समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। समझ में आ गई यहाँ तक बात, समझ में आ गई। अब देखो खास बात जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। जब भी कोई लाइन x के समांतर होती है, जब भी कोई लाइन x के समांतर होती है तो उस लाइन पे कभी भी y चेंज नहीं होता है। जैसे ये जो लाइन है, मान लो यहाँ पे y की वैल्यू अगर 5 होती तो इस बिंदु को देखो तो ये भी y की वैल्यू 5 ही देता है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 5 मिलेगी, यहाँ पर भी y की वैल्यू 5 मिलेगी। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे y की वैल्यू a है तो हर बिंदु इस लाइन पे जो आएगा उस पर y की वैल्यू समान मिलेगी सर, उस पर y की वैल्यू एक समान मिलेगी। तो मतलब इसकी पहचान ही बन जाएगा कि यहाँ पे y = a है। इसमें यूनिक बात आ गई, इसीलिए y = a ही इसकी समीकरण बन जाएगी। x पे डिपेंड ही नहीं करता, x तो बदलता रहेगा, ठीक है, डिपेंड नहीं करता। y पे डिपेंड करता है कि y हमेशा एक रहेगा, वो a रहेगा। ठीक है, कब, जब ये y से a ऊपर हो, यानी कि y = a असलियत में एक ऐसी रेखा होती है जो x के समांतर है। यहाँ पर जो लाइन होगी y = a, वो समांतर किसकी होगी, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर होगी और a ऊंचाई पे होगी। और अगर y = -a लिख दिया तो ये भी जो लाइन है सर, ये भी जो लाइन है
ये एक्स अक्ष के ही समांतर है, आप देख सकते हो, बस ये ए नीचे की साइड है, ओरिजिन से ए नीचे। यानी कि इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर y इज इक्वल टू है तो y का उल्टा x के समांतर होगी, और अगर x इज इक्वल टू समथिंग है तो x का उल्टा y यानी कि y के समांतर होगी, ऐसे याद रख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लग जाएगा, अगर कोई y के समांतर है तो मतलब यहाँ पे x बराबर समथिंग फिक्स रहेगा, है ना, प्लस में है तो आगे, माइनस में है तो पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब इस पर देखो, है ना, एक उदाहरण देख लो इस पर। यहाँ पे कह रहा है अक्षों के समांतर और इस बिंदु से जाने वाली रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से जाएं। अब मैं चाहूँ तो बिना फिगर बनाए भी इसका आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि जो बिंदु है ना सर, है ना, बट मैं फिगर समझाऊंगा आपको। बट फिर भी देखो, अगर आपको जल्दी से आंसर लिखना है तो अगर मुझे कोई रेखा का समीकरण लिखना है, रेखा जो कि समांतर हो x अक्ष के और इस बिंदु से होके जाए और इस बिंदु से होके जाए, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार अगर x के समांतर लिखनी तो y लिख दो, यानी कि y क्या है इसका, ये तो x अक्ष है, ये y है, y बराबर 3 लिख दो। बट ये दो रेखाएं आ कैसे रही है अभी फिगर समझते हैं, पहले लिख दूँ। ठीक है, ऐसे ही वो रेखा जो समांतर हो y अक्ष के, जो समांतर हो y अक्ष के और इसी बिंदु से होके जाए, तो क्योंकि y अक्ष के, तो ट्रिक क्या बताए, जो भी है उसका उल्टा करो। y अक्ष के समांतर लिखना तो x बराबर समथिंग लिखोगे, x बराबर समथिंग मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ -2। अब ये दो रेखाएं आ गई सर, एक ये वाली रेखा, एक ये वाली रेखा। बट ये रेखाएं विजुलाइज कराता हूँ मैं आपको, ठीक है, भाई कैसे आ रही हैं दो रेखाएं वो समझ लो जरा। ठीक है, समझना जरूरी है। ये अपना मान लो y अक्ष हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, x बराबर -2, y बराबर 3, x बराबर -2 यानी -1 -2 यानी x बराबर -2 यहाँ पीछे की साइड आएगा, y बराबर 3, 1 2 3, y बराबर 3 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये मान लो x कितना है -2 और y कितना है 3 है सर। अब जरा ध्यान से देखना, अब इसका मतलब है, पहले मैंने क्या बात करी, रेखा जो x के समांतर हो। देखो, जो रेखा x के समांतर होगी और इसी बिंदु से होके भी जानी चाहिए, वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है ना, वो कुछ ऐसे बनेगी सर, ऐसे। ठीक है, ये जो रेखा है सर, ये जो रेखा है, ये देखो x के समांतर है, ये देखो x के समांतर है और ये इस बिंदु से होके जा रही है। तो जब x के समांतर होगी उस पर कौन बदलता नहीं है, y नहीं बदलता। तो यहाँ पे y कितना है सर, 3 है। इस रेखा पे हर जगह y 3 मिलेगा, इसीलिए y बराबर 3। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और अगर इसी बिंदु से होके जाने वाली एक और रेखा लिखनी हो, लेकिन जो y के समांतर हो, तो वो ऐसे जाएगी सर। ठीक है, वो ऐसे जाएगी। ठीक, क्लियर हो रही बात इतनी। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट में कितनी है, -2 है ना, तो x बराबर -2 यानी 2 के दूरी पे है लेफ्ट में, ये आ गया। ठीक है, ये अपना ओरिजिन था सर, 0 0। क्लियर हो गई बात, क्लियर होगी बात। तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, जो बिंदु की बात की गई थी वो बिंदु ये है। ठीक है, ठीक है इतना। चलो आगे चलते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बिंदु ढाल रूप, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें आपको एक बिंदु दिया होगा, एक ढाल दिया होगा, मतलब स्लोप दिया होगा लाइन का, और एक बिंदु दिया होगा उस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो जो रेखा होगी उसका समीकरण ये होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो आपको एक रेखा एल दी गई है, जिसपे एक बिंदु आपको पता है, ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है, यानी कि आपको पता है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, गिवन पॉइंट है। और इस पर कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लो, मतलब एक्स वाई आपको पता नहीं हो, जनरल पॉइंट है सर, एक्स वाई आपको पता नहीं है, वो जनरल पॉइंट है। एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, वाई की जगह वहाँ पे पुट नहीं करना, पुट आपको करना होता है कोई वैल्यू x1 y1 की जगह। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कहाँ पुट करोगे, x1 y1 की जगह पुट करोगे। ठीक है, यानी कि ये गिवन पॉइंट होगा x1 y1। अगर गिवन पॉइंट x1 y1 है, ढाल m है, तो रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो जरा क्वेश्चन करो। कह रहा है इस बिंदु से जाने वाली ढाल -4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं यही चीज़ बनाऊँ को समझाने के, सब फिगर बनाना जरूरी नहीं है।
फिगर बनाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो ढाल की बात की गई है ना सर, वो कितना है -4, यानी कि m जो है, ठीक है ना, जो m है वो आ गया -4। m कितना आ गया -4, है ना, ये कितना आ गया m -4। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और जिस बिंदु से होके जाएगी, यानी जो गिवन पॉइंट होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। और जो बिंदु है इसके ऊपर वो क्या है x1 y1, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो समीकरण होगी रेखा की, समीकरण होगी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y में से y1 घटा दो, जो भी ढाल यानी कि स्लोप दिया था वो लिख दो, और x में से x1 घटा दो। तो यहाँ से y माइनस y1 कितना है 3 है, इज इक्वल टू m कितना है -4 है, x माइनस x1 कितना है सर -2 है, निशान बदल दोगे +2 हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं उसको। तो यहाँ से y -3 बराबर कितना आ जाएगा सर, y -3 बराबर आ जाएगा -4 गुणा x -4x, और 4 दूनी 8 यानी -8, 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x, y पहले से यहाँ पे है y, -8 इधर आएगा, -3 + 8 यानी कि +5 बराबर 0। तो ये हो जाएगी रेखा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ क्या आपको, ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना भी है, ठीक है, तो आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे, ठीक। अगला है दो बिंदु रूप। दो बिंदु रूप मतलब कि अगर आपके पास कोई एक लाइन दी गई है जिसके दो बिंदु आपको ज्ञात हो, अगर आपको दोनों बिंदु ज्ञात बिंदु हैं, ठीक है, ये वाला भी, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ही बिंदु ज्ञात बिंदु यानी गिवन बिंदु हैं, या फिर आप लिख लो ज्ञात बिंदु, ये दोनों ज्ञात हैं आपके पास, आपको पता है। यानी कि अगर आपको दो बिंदु पता है, ठीक है, तो आप, ठीक है, इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से दो बिंदु रूप वाला समीकरण निकाल सकते हो, मतलब समीकरण निकाल सकते हो लाइन का। रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 x - x1। अगर आप इसको ध्यान से देखना, आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ है ये असलियत में क्या है, ये m ही तो है। मतलब इसकी जगह अगर मैं m रख दूं तो ये y - y1 m x - x1 ये पुरानी वाली इक्वेशन ही आ जाएगी, यही वाली, बस m की जगह वहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे किया गया है। तो इसको करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, डायरेक्ट उसमें, ठीक है, m की वैल्यू ये लिखो, या फिर आप m को अलग से निकाल लो, फिर पहले वाली फॉर्म लगा दो, आपकी इच्छा है ना। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। कह रहा बिंदु इससे और इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो भाई। तो मतलब एक रेखा है सर, एक रेखा है यहाँ पर जो किन बिंदुओं से होके जाती है, 1 और -1, ठीक है, 1 -1, और दूसरा बिंदु कौन सा है, 3 और 5, 3 और 5। तो इसको मान लेते हैं चलो कुछ देर के लिए x1 y1 है ये, और इसको मान लेते हैं सर कि ये x2 y2 है, ठीक है। तो रेखा का नाम दे देते हैं सर L, ठीक। तो मैंने लिखा रेखा L का समीकरण क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह क्या फॉर्म लगेगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, और यहाँ पे क्या आता है x - x1 आता है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तो यहाँ से y - y1 की वैल्यू क्या है -1, तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से एक माइनस था। y2 - y1, y2 यानी कि 5 - 1 यानी कि 5 + 1 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी कि 3 - 1 इंटू में x - x1 कितना 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा, y + 1 इक्वल टू 5 और 1 6, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे x - 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y + 1 इक्वल टू 6/2 3 होता है, 3 गुणा x 3x, 3 गुणा -1 -3, है ना। x को इधर लाओगे, है ना, इसके बाद
यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई देखो इसके बाद यहाँ पे देखना PDF में आपको। ठीक है, तो यहाँ से 3x को इधर लाओगे तो हो जाएगा -3x, प्लस में y पहले से है, और ये 3 इधर आएगा तो 4 बराबर 0। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला जो, ठीक है ना, रूप है, ठीक है ना, वो है ढाल अंतःखंड रूप। ठीक है, ढाल अंतःखंड रूप में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जब आपको y अंतःखंड दिया गया हो या फिर जब आपको x अंतःखंड दिया गया हो। इनका मतलब क्या पहले समझ लो। देखो ये मान लो, ठीक है, ये मान लो अपने पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई लाइन, ठीक है ना, y एक्सिस को काटे और कितनी दूरी पे काटा ही आपको पता हो, ठीक है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर ऊपर काटेगी तो +5, नीचे काटती तो -5, मतलब ये या तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर तो इस बिंदु पे 0 होगा x, क्योंकि y पे x 0 होता है, और ये बिंदु C ऊपर है नहीं 0,C, मतलब आपको x को कितनी दूरी, y को कितनी दूरी पे काटा ये पता हो तो उसी दूरी को आप क्या मान लोगे, y अंतःखंड। तो y अंतःखंड यहाँ पे अगर C है और इसका ढाल आपको पता है कि m है, ढाल कितना है, m है सर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, रेखा का समीकरण हो जाएगा y = mx + c। इसको बोलते हैं ढाल अंतःखंड रूप। कौन सा अंतःखंड, y, ठीक है। जब भी आप किसी इक्वेशन का स्लोप निकालना चाहो, आपको दी गई हो, तो इस रूप में कन्वर्ट कर लो, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपको रेखा ऐसे दे दी 2x + 3y = 5, और आपसे पूछे इसका ढाल क्या है, तो आप क्या करना ना, अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ये वाला रूप इसके बहुत काम आता है। मतलब देखो इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक तरफ y बचना चाहिए, बाकी सब उस तरफ। तो यहाँ पर 3y को यहीं पे रहने दो, 2x उधर गया -2x, प्लस में 5। अब ये कुछ कैसा बन गया, यहाँ पर कुछ है, फिर x वाली चीज़, फिर कांस्टेंट, फिर x वाली चीज़, फिर कांस्टेंट, पर यहाँ पे सिर्फ y बचना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ y बचेगा तो 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि -2x बटे में 3 आ गया, प्लस में यहाँ पे 5 बटे में 3 आ गया। जब आप दोनों कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे x के साथ जो होता है वो ढाल होता है। अगर आपने इस रूप में लिख दिया है तो x के साथ क्या है, -2/3, यानी इसका ढाल कितना हो जाएगा, -2/3। तो ये इस काम आता है, ये वाला जो फॉर्म है ना, ये इस काम आता है। कई बार आपको रेखा दे देंगे और वहाँ पे आपको ढाल की जरूरत होगी, रेखा का समीकरण दिया होगा, उसको आप ऐसे बदल लेना कि एक तरफ सिर्फ y बचाना, बाकी x वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म अलग, x के साथ जो होगा वही ढाल होगा, इससे कंपेयर करके निकलने पे, ठीक है। तो ये उसके काम आते हैं, इसको याद रखना। अच्छा, अगर मान लो आपको, ठीक है ना, ये वाला नहीं दिया खंड, बल्कि इस रेखा ने x को कितनी दूरी पे काटा, मान लो d दूरी पे काटा, ये आपको दिया गया, ठीक है। तब आप क्या बोलोगे, तब आपको अंतःखंड तो दिया गया लेकिन x वाला, तो यहाँ पे यदि x अंतःखंड d हो और ढाल m हो, तो रेखा का समीकरण होगा y = mx - d, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और इसका कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, इसे याद रखना अच्छे से, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया आपको। चलिए उदाहरण 7 देखते हैं। उदाहरण 7 में कह रहा है, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा 1/2 हो, ठीक है, जिनके लिए tan थीटा, देखो tan थीटा क्या है, 1/2 है, जहाँ थीटा रेखा का झुकाव है। अगर थीटा झुकाव वाला ही दिया गया तो इसका मतलब यही m हो गया। ये मैंने आपको अभी जब मैंने स्लोप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तभी समझा दिया था, सॉल्यूशन 7, ठीक है। तो m हमें दिया गया है। पहले केस में क्या बोल रहा है सर, पहले केस में कह रहा है y अंतःखंड, y अंतःखंड क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया 3/2, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, x अंतःखंड, दूसरे केस में x अंतःखंड किसको बोलते हैं, d को, वो कितना है 4। तो देखो यार, अगर हमें y अंतःखंड दिया गया है तो जो समीकरण होगी ना सर, जो समीकरण होगी हो जाएगी y = mx + c। तो y = m का मान कितना है सर, 1/2, साथ में क्या है x, और c कितना है -3/2। सबको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -3, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा -x + 2y, -3 इधर आएगा, बराबर में बचेगा 0, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं बात करूँ अगले पार्ट की, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे समीकरण क्या होगा सर,
अगर आपको x अंतःखंड और स्लोप तो वही है, स्लोप तो वही है, वो नहीं बदला है, वो है 1/2 ये दिया गया हो तो ये क्या होता है y = m, बस ये ब्रैकेट में x - d आता है। यहाँ पे m क्या रहता है अलग, ब्रैकेट नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना x + c, याद रखना, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे y = m, m कितना है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, x - d कितना है सर, d है 4, तो 2 गुणा में y, यहाँ पे आ गया 2y, वहाँ पे बचा x - 4, x को इधर लाओगे हो जाएगा -x + 2y, y को और 4 को इधर लाओगे +4 = 0। तो यहाँ से देखो ये आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ। ठीक है, ये हो गया उदाहरण 7। अब बात करते हैं उदाहरण 8 की, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है तो पहले वो देख लेते हैं, है ना, फिर उदाहरण 8 देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अंतःखंड रूप यानी इंटरसेप्ट फॉर्म। अंतःखंड रूप का मतलब है दोनों खंड दिए गए हों, एक्स खंड और वाई खंड। एक्स खंड अगर ए हो, वाई खंड बी हो, अभी हम वाई खंड को सी बोल रहे थे, एक्स खंड को डी बोल रहे थे, है ना, आप वो सी डी भी लिख सकते हो, बस आपको पहचान में आना चाहिए कि यार जब आप ये लिख रहे होगे फॉर्म ना, तो एक्स के नीचे एक्स अंतःखंड लिखना है, वाई के नीचे वाई, बस सी बोलो, डी बोलो, ए बी बोलो, कुछ भी। ठीक है, अब किताब में ऐसे दिया तो मैंने ऐसे लिख दिया भाई, एक्स को कितनी दूरी पे काट रहा है, ए दूरी पे, वाई को बी दूरी पे, तो एक्स अंतःखंड ए है, वाई अंतःखंड बी है। जब दोनों अंतःखंड दिए जाएंगे तो वहाँ पे x बाई ए प्लस वाई बाई बी = 1, याद करना बहुत आसान है, x के नीचे x वाला अंतःखंड प्लस y के नीचे y वाला अंतःखंड = 1। तो यहाँ पे कह रहा है एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, x और y अक्ष से क्रमशः इतने और इतने के अंतःखंड बनाती है ना। तो यानी कि अगर मैं फिगर समझाना चाहूँ, वैसे फिगर बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर मैं फिगर समझाना ही चाहूँ आपको, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे x अंतःखंड यानी a का मान दिया गया है -3, और y अंतःखंड यानी b का मान दिया गया है 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भैया a बराबर, खैर मैंने फिगर में लिख दिया तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, a बराबर -3 है और b बराबर 2 है। तो जो इक्वेशन होगी यानी समीकरण होगी लाइन की, वो क्या हो जाएगी, x बटे में x का अंतःखंड, y बटे में y वाला अंतःखंड = 1। तो x डिवाइड बाई a यानी कि -3, y डिवाइड बाई b यानी कि 2 बराबर है 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ से होगा 2 गुणा x यानी कि 2x -3y, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी -6 बराबर कितना, -1। देखो मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, -6 को उधर ले जाऊँ सीधा सीधा गुणा में, तो ये हो जाएगा -6, फिर इधर ले आना अगले स्टेप में, तो 2x - 3y + 6 = 0। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, वो है एक बिंदु की रेखा से दूरी। समझो जरा, यहाँ पे कोई एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक आपको बताए गए x1 y1, और रेखा ax + by + c = 0। इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। इस रूप में रेखा दी गई है और इनके बीच की लंबवत दूरी का मतलब क्या होगा, किसी बिंदु से लंबवत दूरी, है ना भाई, दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी। ऐसे तो ये भी दूरी जाएगी, ये भी दूरी जाएगी, ये भी दूरी जाएगी, ये भी दूरी जाएगी, परेशान हो जाओगे निकालते निकालते। इसलिए बिंदु और रेखा के बीच का मतलब होता है सबसे कम दूरी यानी लंबवत दूरी। ठीक है, 90 डिग्री जो बना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको मिलाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये है डी। अब इस डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको निकालना आसान होता है। जो ये समीकरण ना ax + by + c, देखो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को याद रखना क्यों आसान है, क्योंकि वहाँ पे जो ax था, देखो a के बाद क्या था x की जगह ये वाला x1 पुट कर दो फिर क्या था b y1, है ना। बस याद रखना, एक चीज़ लगाना मैं भूल गया, मोड, यहाँ पे मोड लगा हुआ है, ठीक है। b के बाद y था, y की जगह y1 पुट कर दो, बाकी सब सेम c, और अंडर रूट में कर दो a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कह रहा है बिंदु इसकी इस रेखा से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखो भाई, जो हमें ax + by + c, ये जो रेखा दी गई थी ना, ये रेखा जो दी गई थी, ठीक है, इसकी जगह क्या दिया गया है, ये दिया गया है ना, = 0 की जगह हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3x - 4y - 26 = 0। तो यहाँ से निकाल लेना, वैसे a = कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा,
बी इक्वल टू कितना -4। बस इसको पुट मत करना, सिंपल जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना। सी की वैल्यू -26 जैसे मैंने बताया वैसे का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे x1 y1 जो हमें गिवन बिंदु होगा, जिस बिंदु से दूरी निकालनी है वो होता है x1 y1। तो किस बिंदु से निकालना है, इससे। तो ये क्या हो गया 3, -5। अब देखो जो दूरी होगी ना सर, जो दूरी होगी इनके बीच की जो दूरी है यानी कि d, उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूले के लिए क्या करोगे यार, इसमें x की जगह x1 लिख देना, ठीक है। यानी कि अब सिंपली क्या करना, ax की जगह x1 प्लस by की जगह y1 प्लस में c, और यहाँ पे a² प्लस b², क्योंकि फॉर्मूले के नंबर होते हैं। फिर अगले स्टेप में आप क्या करना, फॉर्मूला भूल जाओ, बस लिख दिया ना, काफ़ी है। अब आप क्या करो, जो ये समीकरण थी ना इसको उतारो बस, है ना। समीकरण क्या थी, 3x, x की जगह बस जगह छोड़ दो, -4y, y की जगह छोड़ दो, प्लस में माइनस में कितना है 26, ठीक है। अब आपने जो ये जगह छोड़ी है ना सर, बस x की जगह वो ना लिख के ये लिख दो x1 कितना है 3, y की जगह क्या लिख दो -5 बस। और जो x के साथ था यानी कि इसका स्क्वायर, जिसके आगे जगह छोड़ी थी, फिर ये इसका स्क्वायर, बस सीधी सी बात है। ये लिख के दिखाना पड़ेगा तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बट लिखने का तरीका क्या होगा, जिसके आगे जगह छोड़ी थी यहाँ पे स्क्वायर, जिसके आगे जगह छोड़ी थी उसका स्क्वायर नीचे, और बाकी जो जगह छोड़ी थी वहाँ पे ये वाली दोनों चीज़ें आ जाएंगी x y। समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कितना है 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, माइनस में है 26, डिवाइड बाई कितना 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का 16 9 25 का रूट 5। तो ये कितना हो जाएगा सर, 29 में 26 गया 3, तो 3/5। तो डी का मान पता लग गया सर, ठीक है। इतने इकाई, क्योंकि हमें नहीं पता ना सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो हम इकाई लिख के छोड़ देंगे, ठीक। ये बात क्लियर होगी। तो फिर से बोल रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं भी याद है आपको तो बस इतना याद रखना, जो भी ये इक्वेशन दी गई है x की जगह वो वाला, y की जगह वो, बस नीचे a और b जो भी था, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट उसका। अब देखो जो अगला कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है कि अगर दो समांतर रेखाएं आपको दी गई हो तो उनकी बीच की दूरी। देखो अगर समांतर रेखाएं इस फॉर्म में दी गई हैं, y = mx + c वाले फॉर्म में, तो अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इनके c में ही बदलाव होगा बस, यानी c1 c2 यही अलग अलग होगा, बाकी यहाँ तक ये सेम रहेगा। आप समझ जाना, अगर कोई भी दो इक्वेशन आपको ऐसी नजर आए जिसमें c का डिफरेंस है, बस c अलग अलग है, बाकी दोनों सब चीज़ें सेम है, ठीक है, यानी कि m सेम है, जाहिर सी बात है कि समांतर होंगी तो स्लोप सेम होगा ना, ठीक है। तो आप समझ जाना है समांतर रेखाएं। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में, वो होगा जो c का डिफरेंस है c1 - c2 उसका मोड लो, और √1 + m का स्क्वायर। किसका m ले भाई, दोनों का m सेम ही है, दोनों का ढाल सेम ही है ना, 1 + m का स्क्वायर, ठीक। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आपको व्यापक रूप में दिया जाएगा, यानी कि इस रूप में दिया जाएगा, मतलब समीकरण पहली वाली ax + by + c1 = 0 और दूसरी इस फॉर्म में दी जाएगी। अब याद रहे कि ये उस फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ पर जो c दिख रहा है ना वो कुछ और है, वो y इंटरसेप्ट नहीं है, y खंड नहीं है यहाँ पर ये, जबकि वहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से c1 और c2 ही यहाँ पे अलग होगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ तक सेम रहेंगी, a और b सेम रहेंगे, ठीक है। तो c1 c2 में कितना अंतर है वो देख लो, है ना, मोड के साथ, डिवाइड बाई a² b² का अंडर रूट, a² + b² का अंडर रूट। a क्या है x का कोफिशिएंट, b क्या है y का कोफिशिएंट, ठीक है। अब किस फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर देखो उसी फॉर्म में दिया गया, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो पहली रेखा क्या है यहाँ पर 3x - 4y प्लस में 7 = 0, ये होगी पहली रेखा। दूसरी रेखा क्या है यहाँ पे 3x - 4y + 5 = 0। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो भैया इनके बीच की जो दूरी होगी ना, यानी कि d, वो क्या होगी, वो ऐसे निकलेगी c1 - c2 का मॉडुलस डिवाइड बाय अंडर रूट a² + b², है ना, इसी फॉर्म में दी गई थी। तो c1 c2 आपको पता लग गया है, ax + by + c1 कितना है 7, c2 कितना है सर ax + by + c2 5, डिवाइड बाय अंडर रूट a² + b²। मैंने क्या बोला,
इसको कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इजक्वल टू 0 से। इसको कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इजक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू मतलब एक्स का कोफिशिएंट कितना 3 का स्क्वायर, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट कहीं से भी देख लो कितना -4 का स्क्वायर। तो 7 में से 5 गया 2 बचता है, और इसका 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, 25 का √5, तो 2/5 इकाई सर। ठीक है, ये आ गया डी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, आप इसको चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो थोड़ा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और क्लास का टाइम वही रहेगा अपना TTS शाम 9 बजे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।